बात हुई वो हम आइंदा कर लेंगे। एशिया के बारे में कल की बातें हुई, पहले मैं वो दोहराता हूँ। एशिया के बारे में पहली चीज ये समझ लें कि एशिया इज द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। जिस बड़े आजम में सदियों से सबसे ज्यादा आबादी है वो एशिया है। अलबत्ता ये कहना मुश्किल है कि इंसानी आबादी का आगाज इसी बड़े आजम में हुआ, क्योंकि ज्यादा जोग्राफिया दानों और हिस्टोरियंस का ख्याल ये है कि अफ्रीका से आगाज हुआ। ताहम वहाँ के मौसमी हालात और वहाँ का रहने का अंदाज वो सारे ऐसे थे कि आबादी का रुझान ज़्यादा मालूम तारीख नॉन हिस्ट्री के अंदर एशिया के अंदर है। दूसरी बात, एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा बर आज़म जो है वो भी एशिया है। तीसरी बात जो हमने कल भी की वो ये है कि एशिया एक ऐसा बर आज़म है कि जिसमें तमाम वर्ल्ड फेमस मज़ाहब का ओरिजिन है। आपको जितने भी नाम आते हैं, जितने भी आते हैं, इम्कान है कि वो सारे के सारे एशिया से ताल्लुक रखते हो। कल हमने हिंदू मत का जिक्र किया, जैन मत का किया, बुद्ध मत का किया, सिख मत का किया, ईसाइयत का किया, यहूदियत का किया, इस्लाम का किया। इन सब का ओरिजिन जो करार दिया जाता है वो बर आज़म एशिया है। सर अब उसके अलावा जो दूसरे भी ताओ मत, कन्फ्यूशियस मत, शिंटो मत, जी ये भी जापान और चीन से हैं। ताओ मत और कन्फ्यूशियसिज्म, जरतश्त ईरान से ताल्लुक रखता है। तो इस तरह ये मज़ाहब उस तरह अब एग्जिस्ट नहीं करते बड़े पैमाने पर, लेकिन अगर आप इन्हें मेंशन करेंगे, इनकी हिस्ट्री देखेंगे, तो एशिया इज सो इम्पॉर्टेंट कि इन मज़ाहब का ओरिजिन आपको ज़्यादातर इंडिया में मिलेगा या मिडल ईस्ट में मिलेगा। इसके अलावा भी जगह हैं। एनीवे, अब ये मैप हमारे सामने आ गया है। इसमें मुल्कों को समझने के लिए हमने इसके 6 हिस्से कर लिए थे, जिसमें हमने नॉर्थ एशिया, फिर ईस्टर्न एशिया, फिर साउथ एशिया, फिर फार ईस्ट, फिर मिडल ईस्ट, फिर वेस्ट एशिया। कल हमने बात तकरीबन मुकम्मल कर ली थी नॉर्थ एशिया पर। इसकी ब्रीफ समरी मैं आपको दे देता हूँ। एशिया के नॉर्थ के अंदर जो मुल्क है वो रशिया है, और रशिया एरिया के लिहाज से इतना बड़ा है कि एशिया से निकल कर लेफ्ट साइड पे, वेस्ट वाली साइड पे ये यूरोप तक चला गया है, और इसका 60% एरिया जो है एशिया में है, और इसका तकरीबन 40% यूरोप में है। लेकिन दूसरा पहलू जो जानना चाहिए कि इसकी आबादी चंद फीसद, 5% के 20% के लगभग बताई जाती है कि इसके एशियन पार्ट में है, और 70% प्लस यूरोपियन हिस्से के अंदर है। यही वजह है कि रशिया का कैपिटल मॉस्को है, और मॉस्को भी यूरोपियन साइड पर है। यहाँ मैं आपको याद दिलाता जाऊं कि रशिया एरिया वाइज सबसे बड़ा है, और यहाँ मुसलमानों की तादाद ना होने के बराबर है। वहाँ हमारे तबलीगी वफूद, हमारी कोशिशें इस पूरे मुल्क की जो नॉर्थ एशिया का हिस्सा है, इस उम्मत पर जिम्मेदारी आयद होती है अगर हम कुरान को ठीक रूह के साथ पढ़ते हैं। कुरान इनके लिए भी है। एनीवे, फिर हमने नॉर्थ एशिया में इस रशिया के जिक्र में ये बात की कि राइट पे ईस्ट की तरफ चलते चले जाएं तो जो आखिरी मुल्क हमें नजर आता है वो जापान है, और जिसको हम लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं, सूरज उभरने की सरजमीन, और उसके ऊपर भी ये रशिया है। और इस वक्त जो पूरी दुनिया का एरिया नापा जा रहा है उसका तकरीबन 8वां हिस्सा पूरी दुनिया का सिर्फ रशिया के पास है। तो रशिया एक निज़ाम का नुमाइंदा भी है, और आप ये समझ लें कि कम्युनिज्म और सोशलिज्म दोनों निज़ामों की इब्तदा रशिया ही से हुई है। फिर पिछली सदी में रशिया एक बहुत बड़ी सुपर पावर भी रहा है, और अफगानिस्तान के अंदर अभी अमेरिका वर्सेस तालिबान मसला चल रहा है। पहले रशिया वर्सेस मुजाहिदीन, और उनकी बैक पे सऊदिया, उनकी बैक पे ईरान, और उन दोनों की बैक पे अपने अपने मुल्क, जैसे सऊदिया की बैक पे अमेरिका।
तो ये अफगानिस्तान का इशू है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इस क्लास में उसका भी जिक्र करेंगे। तो रशिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रशिया के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको जो मुल्क राइट वाली साइड पर नजर आ रहा है वो मंगोलिया है। मंगोलिया से आपके ज़हन में आ जाना चाहिए कि मुसलमानों की तारीख में भी मंगोलों के हमलों का बहुत जिक्र है। ये मंगोल किसी जमाने में पूरी दुनिया की पावर थे और ये कोई 13वीं सदी ईस्वी बनती है, 14वीं सदी ईस्वी बनती है। और मैंने आपके सामने अभी रशिया का जिक्र किया कि दुनिया की 1/8 जो उसकी जमीन की वसअत है, एरिया है, उस पर रशिया है। तो आप मंगोलों की जो सल्तनत थी चंगेज खान से जो शुरू हुई और वो फातेह आलम करार पाया, वो दुनिया के 22% हिस्से पर गालिब था। और ये हमने कल जिक्र किया था कि तहजीबें उठती हैं और फिर जवाल पजीर हो जाती हैं। अल्लाह रशिया के पास जो अभी जो रशिया के पास जमीन है ये भी 1/8 हिस्सा है या पहले जो बड़ा जो नहीं, इस वक्त जो है, इस वक्त पहले इससे ज्यादा था। अब मैं मंगोलिया का जिक्र कर रहा हूँ, 22% इस वक्त फिगर है इनका न, इस वक्त नहीं, जब चंगेज खान हाकिम था। अब ये एक छोटा मुल्क है लेकिन आप नक्शे में देख रहे हैं कि ये भी लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसके लेफ्ट साइड पे आपको पाकिस्तान नजर आ रहा है, राइट साइड पे और नीचे आपको चाइना नजर आ रहा है, ऊपर रूस नजर आ रहा है। मंगोलिया में इस वक्त भी जदीद सहूलतें उतनी नहीं हैं जितनी दीगर ममालिक में हैं। चाइना और रशिया जैसे डेवलप्ड कंट्रीज और एटॉमिक कंट्रीज से करीब तर होने के बावजूद अभी तक वहाँ खाना बदोशी का रंग और कबायली जिंदगी गालिब है। कल हनिया किसी बच्ची का नाम है, बहुत छोटी बच्ची है, माशाल्लाह मुझे खुशी होती है कि 9th क्लास में है और उसने बड़ा इंटेलिजेंट सवाल किया था और मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चों को इतना ही शार्प होना चाहिए। उसने मुझसे पूछा कि सर मंगोलिया में कौन सा निज़ाम है, क्या वहाँ बादशाहत है या जमहूरियत है? तो मैंने उस बच्ची को कहा कि मुझे मालूम नहीं, मुझे पढ़ना पड़ेगा। और उसकी वजह से मुझे मौका मिला, मैंने देखा तो इस वक्त जो है जमहूरियत के करीब तर निज़ाम है वहाँ और ज़्यादा पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास है। आप कह सकते हैं कि वहाँ जमहूरियत है और इससे पहले बादशाह थी। तो एनीवे ये कल की बात को मैंने आपके सामने दोहरा दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी बेटा। सर मंगोलिया क्या चाइना का हिस्सा कभी रहा है? जी आप कह सकते हैं कि चाइना मंगोलिया का हिस्सा रहा है। उस वक्त चाइना पर भी मंगोलों का कब्जा था, आलम इस्लाम पर भी मंगोलों का कब्जा था। लेकिन सर ये तो क्योंकि मंगोल का वैसे उनका यानी कि अलहदा होगी ना, क्योंकि चीन का नाम तो वह बहुत पुराना सुनने में आता है, जैसे कुआल बहुत पुराना कोल के इल्म हासिल करो खा चीन जाना पड़े। जी जी। तो देखिए ये जिस सेंग की तरफ हमने इशारा किया, इल्म हासिल को चाहे चीन जाना पड़े, तो हमारे जो अभी सवाल जवाब हुआ इसमें ये हमने बात नहीं की कि चीन मिट गया था। इन्होंने तालिबा ने सवाल किया कि क्या चाइना का हिस्सा कभी मंगोल रहा है, तो मैंने जवाबन ये कहा है कि इस वक्त भी मंगोल जो है, मंगोलिया इसमें दुनिया का एक नामी ग्रामी और एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। और मैं इन चीज़ों को कुछ मुझे आती हैं, मैं स्किप कर रहा था वक्त की कमी की वजह से। इस डेजर्ट को गोबी डेजर्ट कहते हैं और ये जो डेजर्ट है ये इसका कुछ हिस्सा मंगोलिया के अंदर है और कुछ हिस्सा चाइना के अंदर है और इसकी अपनी एक दास्तान है, इसकी मुहिम जुई है। इस तरह चाइना और मंगोलिया की तारीख आपस में इंटरेक्ट होती है, ये मिक्स होती है। ताहम जदीद दुनिया के अंदर चाइना बड़ी तहजीब है, चाइना ज़्यादा पुरानी तारीख भी रखता है, जैसा कि हमजा साहब ने भी कहा था। लेकिन हम बात कर रहे हैं 12वीं 13वीं सदी से अब तक की दुनिया की, तो इसमें हमने कल भी बात की थी कि उरूज और जवाल